ऑफर, न्यूट्री चार्ज खरीदा तो प्रोडक्ट फ्री, प्रोडक्ट डबल, कीसोल खरीदा तो फ्री प्रोडक्ट डबल, गामा ऑर्डोल खरीदा तो फ्री प्रोडक्ट डबल। तो ये करते करते जिस दिन भी ये आपकी खरीदारी पर बचा था, ये कोई एग्जांपल है, ये मैं प्लान दे दूंगा आपके अप्लायंस से, आप ले लीजिएगा, वैसे उनके पास होगा। तो ये सारे खरीदारी के कुछ एग्जांपल दिए मैंने, तो इतने बेनिफिट। और जिस दिन भी आप ओपनर के लेवल पर आते हैं, आप कंपनी के हजारों करोड़ की कंपनी के 2% के टर्नओवर के हिस्सेदार बन जाते हैं ओपनर के लेवल पर आते हैं। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, ये टर्नओवर आपको आगे मिलता है। अब अगले 15 मिनट हम बात करते हैं कि ये पैसा किसको आएगा। ये पैसा बहुत है, आएगा किसको? सबको आएगा, सबको आएगा, सबको आ सकता है मगर आएगा, क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि हमारी किस्मत खराब है। वो तो सब डीके सिंह जी किस्मत वाले व्यक्ति हैं, उनके तो ऐसा है इसलिए वो कामयाब है, उनके वैसा इसलिए वो कामयाब है। हम कामयाब लोगों के कामयाबी के अपने ही मन में फार्मूले बना लेते हैं। ये इसलिए कामयाब क्योंकि इसके साथ ये, वो इसलिए कामयाब क्योंकि मोटा, वो इसलिए कामयाब क्योंकि पतला, वो इसलिए कामयाब क्योंकि गोरा, वो इसलिए कामयाब क्योंकि काला, वो इसलिए कामयाब क्योंकि बहुत पढ़ा लिखा, वो इसलिए कामयाब क्योंकि बिल्कुल नहीं पढ़ा। यानी हम लोगों की कामयाबी के लिए फार्मूले निकालते हैं कि वो इसलिए कामयाब हुआ होगा। हम ये नहीं समझते हैं कि वो कामयाब इसलिए है क्योंकि उसके सीने में आग थी। अगर मेरे सीने में लगेगी तो मैं भी कामयाब हो सकता हूं। कई बार हम किस्मत को दोष देते हैं। किस्मत मानते हैं आप? मानते हैं? होती है या नहीं होती है? होती है, किस्मत होती है, मगर किस्मत का असर कितना होता है आपकी जिंदगी में? एक छोटा सा किस्सा सुनते हैं, छोटा सा किस्सा। एक माँ अपने बच्चे को लेकर किसी ज्योतिषी के पास गई और ज्योतिषी को हाथ दिखाया और ज्योतिषी से कहा कि महाराज देखकर बताइए मेरा बच्चा पढ़ाई कितना कर पाएगा। ज्योतिष महाराज बहुत पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा हाथ देखकर कि बहन मुझे माफ कर दो, मुझे दुख है, मगर तुम्हारे बच्चे के हाथ में तो पढ़ाई की रेखाएं है ही नहीं, ये तो पढ़ेगा ही नहीं। ये सुनते ही वो महिला अवाक रह गई। वो तो बच्चे को बहुत पढ़ाना चाहती थी। वो घर आई, घर आके रोने लगी। उसको लगा ये क्या हो गया कि मेरे बच्चे के हाथ में पढ़ाई की रेखाएं है ही नहीं, तो वो रोने लगी। बच्चे ने देखा माँ को रोते हुए, तो बच्चे ने कहा माँ क्यों रो रही हो तुम? तो माँ ने कहा कि बेटा मैं तुमको पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन ज्योतिष महाराज ने कहा कि तुम्हारे हाथ में तो पढ़ाई की रेखाएं है ही नहीं। तो बच्चे ने कहा बस माँ इतनी सी बात? तो वो चला गया। कुछ देर के बाद माँ ने देखा कि बच्चे के हाथ से खून निकल रहा है, दूसरे हाथ में चाकू है। माँ ने कहा ये क्या हुआ? तो बच्चे ने कहा कि माँ तुम मुझे पढ़ाना चाहती थी और ज्योतिष महाराज ने कहा कि मेरे हाथ में पढ़ाई की रेखाएं है ही नहीं, तो ये देखो मैंने अपने हाथ में पढ़ाई की रेखाएं बना ली है। और उसके बाद वो बच्चा खूब पढ़ा, खूब पढ़ा, खूब पढ़ा, इतना पढ़ा कि एक बड़ा विद्वान बना। और इतना बड़ा विद्वान बना कि आज उसके जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये इनकी जिंदगी की कहानी, ये सच्ची कहानी, ये इनकी जिंदगी की कहानी है कि साहब एक समय इनके लिए भविष्यवाणी की गई थी कि ये पढ़ नहीं पाएंगे, तो ये पढ़े और इतना पढ़े कि एक बड़े विद्वान बने। तो क्या होती है किस्मत? क्या होती है सब किस्मत? किस्मत का फर्क आपकी जिंदगी में इतना ही होता है कि वो माहौल आपको मिला है, वो सर्कमस्टेंसेस आपको मिला है, वो परिस्थिति आपको मिली है, आपको उसी के दायरे में रहकर खेलना पड़ेगा। लेकिन खेलते कितनी जोश के साथ हो, खुद पर विश्वास कितना लेकर चलते हो, ये आपके हाथ में है। ये आपके हाथ में है कि आप कितना जोश के साथ खेलते हो। ये है देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कई लोग हैं जिन्होंने अपनी किस्मत को बदला है, अपनी जिंदगी, अपनी किस्मत की लकीरों को भी पीछे किया है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि किस्मत की लकीरें चाहे जो भी हों, लेकिन किस्मत की लकीरें बदलती हैं आपके कर्मों की रफ्तार से। आपके कर्म आपकी किस्मत को, देखो ये लोगों ने बदला, ये लोगों ने बदला। अभी सबके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये इनका एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये इस हॉल में बैठे हुए किसी भी दूसरे व्यक्ति की तुलना में ज्यादा जवान है। कितनी उम्र होगी इनकी? मात्र 104 साल, 104 इयर्स। कोई है यहां पर 104 इयर्स का इस हॉल में? तो हम सबसे ज्यादा जवान हैं, क्योंकि ये बोलते हैं अभी तो मैं जवान हूं।
ये दिन भर बच्चों को पढ़ाते हैं और रात को बुजुर्गों को पढ़ाते हैं। जो बुजुर्ग किसी कारण से स्कूल नहीं जा पाए उनको ये अक्षर का ज्ञान देते हैं, उनको ये शिक्षा देते हैं 104 साल की उम्र में, और ये बोलते हैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मैं अपना काम करता रहूंगा क्योंकि अभी तो मैं जवान हूं। सर क्या होगी ये उम्र? एज इज ओनली नंबर। आप अगर सोचते हो तब आपको अपनी उम्र नजर आती है, आप अगर मन से जवान है तो आप जिंदगी भर जवान ही रहेंगे, ये बात याद रखना। तो बहाने छोड़ दो कि सर मेरी उम्र ज्यादा, मेरी उम्र कम, मैं पढ़ा लिखा, मैं अनपढ़, मैं गांव का, मैं शहर का, बहाने छोड़ दो। अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो और खुद पर भरोसा करते हो और सपने देखते हो तो आप कामयाब हो सकते हो, आपको कामयाबी के रास्ते मिलेंगे। और ये याद रखना कि 3 चीजों पर आपको भरोसा करना है, 3 चीजों पर आपको भरोसा, 3 चीजों पर आपको काम करना है, 3 चीजों में आपको अपना एटीट्यूड ठीक करना है। ये बात अगर याद रह गई तो आज की पूरी मीटिंग का सारांश आप यहां से लेकर जाओगे। ये बात याद रखना, ये 3 बातें याद रखना। इन 3 चीजों के प्रति अगर आपने अपना एटीट्यूड ठीक कर लिया तो आप जिंदगी में बहुत तरक्की करने वाले हैं। किन चीजों के प्रति? पहला, एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क, एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क, काम के प्रति आपका नजरिया, अपने काम को आप किस रूप में देखते हो। देखिए कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। इस दुनिया में ऐसे कितने ही एग्जांपल हैं कि लोगों ने छोटे से छोटे काम से भी इतनी तरक्की की कि लोगों के लिए मिसाल बन गया। कचरे उठाने का, नाली साफ करने का काम कैसा लगता है आपको? क्या आपको कभी ऐसा मान सकते हो कि नाली साफ करने वाले काम से कोई करोड़पति बन सकता है? माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे एग्जांपल भी हैं, ऐसे उदाहरण भी हैं कि नाली साफ करते करते, रोड साफ करते करते, कचरा उठाते उठाते एक व्यक्ति ने अपने काम को इतनी शिद्दत के साथ किया कि उसने कचरा साफ करने वाली एक करोड़ों रुपए की कंपनी का निर्माण कर लिया। तो दुनिया में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अपने काम को जितना जुनून के साथ आप करेंगे उतना बड़ा रिजल्ट आपको आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की मूवी की शूटिंग थी। तो अमिताभ बच्चन बैठे थे, विनोद खन्ना थोड़ा लेट से आए, तो उन्होंने देखा कि साहब अमिताभ बच्चन बैठे हैं, उनके माथे पर पसीना है। तो उन्होंने अमिताभ बच्चन से कहा कि अमित जी आपके माथे पर पसीना निकल रहा है। तो अमिताभ बच्चन ने कहा अच्छा, जेब से रुमाल निकाला, पसीना साफ किया और वापस जेब में रुमाल रखकर शांति से बैठ गए। तो विनोद खन्ना ने कहा अरे अमित जी आपको गर्मी नहीं लग रही? आज कितनी गर्मी है, धूप में बैठे, गर्मी नहीं लग रही आपको? तो अमिताभ, थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जिन भी दीदी का भैया का ये प्रोडक्ट है थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट को तो अमिताभ बच्चन को उन्होंने कहा कि आपको गर्मी नहीं लग रही। अब जब अमिताभ बच्चन को विनोद खन्ना ने ये कहा कि आपको गर्मी नहीं लग रही तो अमिताभ बच्चन को थोड़ा गुस्सा आया। उस समय नया नया दौर था, अमिताभ बच्चन भी बहुत पुराने नहीं थे, विनोद खन्ना भी बहुत पुराने नहीं थे, और दोनों की टक्कर का मामला था। तो अमिताभ बच्चन ने कहा लुक जेंटलमैन, आई एम एन एक्टर, आई एम नॉट ए थर्मामीटर। मैं एक अभिनेता हूं, मैं थर्मामीटर नहीं हूं कि पारा बताऊंगा कि गर्मी है कि सर्दी है। और मैं जब काम करता हूं, आई एम हियर फॉर वर्क, मैं काम करने आया हूं, और जब मैं काम करता हूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मालूम ही नहीं पड़ता कि गर्मी है कि सर्दी है कि बारिश है। दिस इज एन एटीट्यूड ऑफ ए सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम। सुपरस्टार का एटीट्यूड है। जुनून की हद तक अमिताभ बच्चन ने काम किया, और यही कारण है कि इस उम्र में भी अच्छे अच्छे नौजवानों को मात देते हैं। हेलो, 80 साल की उम्र में भी बोलते हैं अभी तो मैं जवान हूं। और यहाँ पर साहब 50 साल का आदमी बोलता है अब तो बूढ़ा हो गया, आधी चली गई, कब्र में पैर लटके हुए हैं। और साहब वो 80 साल की उम्र में क्या बोलते हैं? अभी तो मैं जवान हूं। क्यों बोल पाते हैं? क्योंकि काम के प्रति उनका ये नजरिया उनको जवान रखता है। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि इस प्लान के नए अपग्रेड के बाद जीतेगा वही जो जुनून के साथ मैदान में एंग्री यंग मैन बन करके दौड़ेगा, बनकर मेहनत करेगा, खूब प्लान शो करेगा, खूब प्लान शो करेगा। आरसीएम के शुरुआती दौर में मुझे याद आता है कि जिस दिन थोड़ा थोड़ा पैसा आरसीएम से आने लगा और मैंने आरसीएम बिजनेस में थोड़ा ज्यादा समय लगाने लगा, उस दिन से सुबह से उठ करके रात तक हमने प्लान दिखाना शुरू किया। सुबह 5 बजे उठते थे, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान शुरू करते थे। रात को 11 बजे तक खाना नहीं, पीना नहीं, पानी मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, गला सूख रहा है, आवाज निकलनी आखिर में बंद हो जाती थी। आवाज निकलती नहीं थी, तब बोलते थे भैया कल मिलते हैं।
प्लान दिखाया, तब बोलते थे। जब आवाज निकलनी बंद हो जाती थी, इतना प्लान शो करते थे। मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। जितने भी लोग पुरानी कामयाबियों में मस्त हैं, ये सब मैं तो रॉयल्टी बन गया, मैं तो टेक्निकल आ गया, मेरे पास तो आर्सन से पैसा आने लग गया, अब मैं प्लान दिखाना, मैं प्लान नहीं दिखाता, मैं खाली टीम को मोटिवेट करता हूं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, फिर से जाग जाओ। 1 मई 2023 से आर्सन के 30वें अध्याय की शुरुआत हो गई है। जितना ज्यादा प्लान दिखाएंगे, आने वाले 2 साल में आप जमाने के उतने बड़े लीडर बनने वाले हैं। जितना ज्यादा काम करना है, जुनून की हद तक काम करना है, और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। दूसरा एटीट्यूड टुवर्ड्स सिचुएशन, एटीट्यूड टुवर्ड्स सिचुएशन। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इनको जानते हैं? कौन है ये? सुंदर पिचाई, गूगल के सीईओ, जानते हैं ना? कैसे? ये सुल्तानपुर में रहते हैं, कैसे जानते हैं? क्योंकि बड़े व्यक्ति है, कुछ काम किया है तो जानने लायक काम किया। आपको इनकी सैलरी मालूम है? सैलरी कोई बताएगा? सब सुंदर पिचाई की सैलरी कितनी है? सुंदर पिचाई की सैलरी कितनी है? देखो, जिसको नहीं मालूम कोई बात नहीं, लेकिन जो बोल रहा है वो फिर भी लीडर है। गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है, ये होता है डर से लड़ना। हम में से कई लोग बोलना चाहते हैं, लेकिन लगता है गलत हो गया तो बगल वाला हंसेगा, और यही सोच सोच के हम आज तक आगे नहीं बढ़ पाए कि बगल वाला क्या सोचेगा, अगल वाला क्या सोचेगा। ये सोच को हटाएंगे तभी आगे बढ़ेंगे। इनकी सैलरी है साल की 1400 करोड़, और बगल में है सब ये लॉरेंस जेरिसन सीईओ है ओरेकल के, इनकी सैलरी है साल की 2800 करोड़। इतनी बड़ी बड़ी सैलरी वाले लोग जब जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो इंटरव्यू तो इनका भी होता है, तो मेरे मन में सवाल ये उठा, इनका इंटरव्यू लेने वाले की इनकम कितनी होती होगी? दूसरा सवाल ये उठा कि इनसे इंटरव्यू में सवाल क्या पूछते होंगे, क्योंकि अब इतनी बड़ी सैलरी के लिए जो आया है उससे ये तो पूछेंगे नहीं कि बेटा कहां तक पढ़े हो, क्योंकि मालूम है कि साहब कोई धुरंधर ही है, जिसको खुद पर भरोसा है, जो कोई ना कोई दिग्गज है, जुनूनी है, तभी इतनी बड़ी सैलरी के लायक खुद को समझता है। क्योंकि अधिकतर लोग तो हिम्मत ही नहीं करेंगे, बोलेंगे 1400 करोड़ की सैलरी, अरे यहाँ पर अप्लाई नहीं करना, ये अपने लायक का काम ही नहीं। हेलो, तो जो अपने आप को उस लायक समझता है उसमें कोई तो दम होगा, तो सवाल भी तो दमदार पूछना पड़ेगा। तो क्या आप जानना चाहते हो क्या सवाल पूछा जाता है इनसे? यस। जानना चाहते हो? यस। देखो, सब जानना चाहो तो बताओ, मेरे पास केवल 5-7 मिनट बचे हैं। यस। जानना चाहते हैं? यस। इनसे सवाल पूछा जाता है, आपकी जिंदगी में आई अब तक की सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी और उस वक्त आपने क्या किया, आपने उस प्रॉब्लम को हैंडल कैसे किया। एक बात याद रखिएगा, इंसान की औकात उस पद से नहीं मालूम पड़ती जो पद अभी आपके पास है। इंसान की औकात उस इनकम से नहीं मालूम पड़ती जो इनकम अभी आपके पास है। इंसान की औकात इस बात से मालूम पड़ती है कि जब मुश्किल वक्त आपकी जिंदगी में आता है तो आप करते क्या है। याद रखिएगा, यू आर नॉट चेक्ड बाय योर परफॉर्मेंस, यू आर नॉट चेक्ड बाय योर परफॉर्मेंस, यू आर चेक्ड बाय हाउ यू हैंडल द फेलियर। आप मुश्किलों का सामना किस अंदाज से करते हैं, यही आपकी जिंदगी की कामयाबी को तय करने वाला है। क्योंकि कंपनी को सेलिंग के लोग चाहिए तो बहुत मिलेंगे, कम पैसे में मिलेंगे। एचआर के लोग चाहिए, कम पैसे में मिलेंगे। उनको सर्वे के लिए लोग चाहिए तो कम पैसे में मिलेंगे। मैनेजमेंट के लोग चाहिए तो कम पैसे में मिलेंगे। कंपनी के सीईओ के पद पर बैठा व्यक्ति, कंपनी के सीईओ के पद पर बैठा व्यक्ति, उसके अंदर ये सारी योग्यताएं हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक योग्यता होनी चाहिए कि कंपनी किसी विपरीत परिस्थिति में फंसे तो बिना घबराए वो उन मुश्किलों का समाधान निकालने की कोशिश कर सके, वो व्यक्ति सीईओ के पद पर चाहिए। Are you getting my point? Yes. So ये याद रखिएगा कि मुश्किलें आपकी जिंदगी में भी आएंगी, सेटबैक आपकी जिंदगी में भी आएगा, प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी में भी आएगी। उस प्रॉब्लम के टाइम आप क्या करते हो, यही आपकी जिंदगी की कामयाबी को तय करेगा। अगर रुक गए तो आप वापस पुरानी जिंदगी में लौट जाओगे, और चलते रहे तो एक दिन ये मंच आपके लिए सजा होगा, आप यहाँ के चीफ स्पीकर होंगे और इससे ज्यादा लोग आपको सुनने के लिए आए होंगे। क्या आप तैयार हैं? Yes. क्या आप तैयार हैं? Yes. और लास्ट एटीट्यूड, तीसरा इंपॉर्टेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स योर रिलेशन, टुवर्ड्स योर रिलेशन, अपने संबंधों के प्रति आपका नजरिया।
अपने रिश्तों के प्रति आपका नजरिया क्या है? क्या आप लोगों की कमियां ढूंढते हैं? क्या आपको हर व्यक्ति में बुराइयां नजर आती हैं? क्या आपको हर व्यक्ति की कमियां दिखाई देती हैं? क्या आपको अपनी पत्नी में कमी दिखती है? क्या आपको अपने पति में कमी दिखती है? क्या आपको अपने अपलाइन में कमी दिखती है? क्या आपको अपने डाउनलाइन में कमी दिखती है? क्या आपको अपने माँ बाप में कमी दिखती है? क्या आपको अपने भाई में कमी दिखती है? क्या आपको अपनी बहन में कमी दिखती है? क्या आपको अपने बच्चों में कमी दिखती है? जो व्यक्ति दूसरों की कमियां देखता है उसकी जिंदगी कमजोर हो जाती है। हम में से कई लोग पता नहीं कितने कितने गिले शिकवे लेकर बैठे हैं। हम उनसे बात नहीं करते, हमारा उनसे संबंध ठीक नहीं है, सब वो अच्छे लोग नहीं है, हम उनकी पार्टी में नहीं जाते, हम उनकी शादी में नहीं जाते, भाई भाई अलग हो रहे हैं, पति पत्नी आपस में लड़ाई करते हैं, दुखी है एक दूसरे से, अपने बच्चे के साथ हमारा मनमुटाव है, कई प्रकार के लोगों के साथ कई प्रकार के हमारे गिले शिकवे हैं। हेलो, यस और नो? नाराज है कितने लोगों से? किसी न किसी से हमें से हर व्यक्ति किसी न किसी से नाराज है। हमें से हर व्यक्ति से कोई ना कोई दूसरा नाराज है और हम जिंदगी को इसी तरीके से जी रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं? कुछ लोग बोल रहे हैं यस। फिर पूछता हूं, कामयाब होना चाहते हैं? एक छोटा सा मंत्र याद रखेंगे, एक छोटा सा वादा करेंगे। अगर सुखी होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, आज एक छोटा सा मंत्र देता हूं। 18-20 लोगों का नाम लिख लीजिए जिन लोगों के साथ आप जिंदगी के अच्छे पल बिताना चाहते हैं, और कसम खाइए आज के बाद इनसे कभी नाराज नहीं होगा। कोई भी बात हो जाए मैं इनको माफ करूंगा, और गलती मेरी ना हो और ये नाराज हो तो मैं जाके माफी मांग लूंगा। किससे नाराज है साहब आप? किससे नाराज है और क्यों नाराज है? ये होटल जिसने बनाया उससे कितने लोग नाराज है? क्या किया उसने आपके लिए? कुछ भी नहीं किया, लेकिन आप नाराज नहीं हैं। नाराज किससे हैं? किससे नाराज है? भाई से, भाई से। किससे नाराज है? पत्नी से, पति से, सास से, बहू से, बच्चों से, माँ बाप से, पड़ोसी से, दोस्तों से। किससे नाराज है साहब? अपनों से, जिनके साथ हमने जिंदगी में कभी ना कभी अच्छे पल बिताए हैं। हम उनसे नाराज हैं क्योंकि वो हमारे मापदंड पे पूरी तरह खरे नहीं उतरे। कोई एक चीज हमने सोचा था ऐसे होनी चाहिए, उन्होंने किसी और तरीके से कर दिया, तो सारी पहले की अच्छी बातें भूल गए। वो एक बात हमारे दिल पर बैठ गई, संबंध खराब हो गए। क्या मिला? क्या मिला? किसी से दुश्मनी करके क्या मिला? किसी से संबंध खराब करके क्या मिला? सिर्फ मन पर एक बोझ आया, एक बोझ। और बोझ के साथ हमेशा याद रखना, ऊंचाई पर जाना संभव नहीं है। ऊंचाई पे जाना है, बोझ उतारना पड़ेगा, तब ऊंचाई पे जा सकते हो। हल्के माफ करना पड़ेगा। तो आज इस मीटिंग के बाद उस व्यक्ति को फोन करना, करोगे? हिम्मत है? उस व्यक्ति को फोन करना जिससे आप नाराज थे, उसको बोलना कि मैंने अपना दिल साफ किया, आप भी दिल साफ करो, आओ एक नए रिश्तों की शुरुआत करते हैं। कर पाएंगे? कर पाएंगे? हिम्मत चाहिए साहब। जो आपसे नाराज है, गलती आपकी नहीं है लेकिन वो नाराज है आपसे, उसको फोन करना, बोला भाई किसी कारण से आपको दुख पहुंचा है, मुझे नहीं मालूम कारण क्या था, लेकिन मेरी गलती है कि आपको दुख पहुंचा, मुझे माफ कर दो, आज से हम एक नए रिश्तों की शुरुआत करते हैं। बोल पाएंगे? बोल पाएंगे? कलेजा चाहिए साहब। नाराज होने के लिए कलेजा नहीं चाहिए। एक गांव का सबसे गिरा पड़ा आदमी जिसको कुत्ता भी नहीं पूछता था, वो शादी हुई उसकी, ससुराल गया, 4 दिन रहा, ससुराल वालों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि वो नाराज ना हो, लेकिन साहब कोई ना कोई बात उससे ढूंढी ली और 4 दिन तक अड़ा अड़ा घूमता रहा। मेरे को रसगुल्ले के लिए नहीं पूछा, मेरे को ठीक से बैठने के लिए नहीं पूछा, मेरे को ठीक से पानी के लिए भी नहीं पूछा। सब कुत्ता जिसको नहीं पूछता था गांव का, वो 4 दिन तक ससुराल में नाराज घूमता रहा। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि नाराज होने के लिए ताकत नहीं चाहिए। एक गिरा पड़ा ऐसा आदमी जिसको कुत्ता नहीं पूछता वो भी नाराज हो सकता है, मगर किसी को माफ करने के लिए लीडर का कलेजा चाहिए, लीडर का कलेजा चाहिए। हर आदमी में दम नहीं होता कि लोगों को माफ कर सके। लोग तो कितने सालों की गिले शिकवे पाल कर बैठे होते हैं और कई तो विरासत में अपने बच्चों को देकर जाते हैं। उससे बात मत करना, वो खानदान से हमारी दुश्मनी है।
हेलो, आज एक संकल्प लो यार। आरसीएम के 3 उद्देश्यों में एक उद्देश्य तो है स्वास्थ्य रक्षा, एक है स्वावलंबन आर्थिक रूप से मजबूती, तीसरा उद्देश्य है नए भारत का निर्माण। एक संकल्प लो कि हम सब आपस में मिलकर एक प्यार से भरा ऐसा देश बनाएं जहां कोई किसी से नाराज ना हो। चलिए लास्ट में 3 छोटी छोटी कहानियां सुनाऊंगा आपको, जिन 3 कहानियों से शायद आपको आज एक डिसीजन लेकर। ये माहौल आपको अच्छा लग रहा है? Yes. इस माहौल में बने रहना चाहते हैं? Yes. तो आते रहिए साहब, आरसीएम की मीटिंग में लगातार आते रहिए, अपने परिवार को लेकर आते रहिए। बाहर माहौल अच्छा नहीं है, बाहर माहौल अच्छा नहीं है। रायपुर में हुक्का बैन है, छत्तीसगढ़ में, लेकिन साहब बहुत मिलता है, बहुत मिलता है। 14 साल के, 15 साल के, 18 साल के बच्चे हुक्का बार में बैठकर हुक्का उड़ाते हैं, जिंदगी को धुएं में उड़ाते हैं। दिल रोता है, आत्मा रोती है, लेकिन साहब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन मैं इसीलिए बार बार ये बोलता हूँ, आरसीएम की मीटिंगों में अपने बच्चों को भी जरूर लेकर आना। जो बच्चा यहाँ आता रहेगा वो अंदर से इतना मजबूत होगा कि बाहर की गंदगी उसको प्रभावित नहीं कर पाएगी। 3 छोटी छोटी कहानियां जिससे आपको डिसीजन लेने में मदद मिले। मेरा ये मानना है कि साहब मेरे जैसे कई लोग आएंगे, हर महीने कोई ना कोई लीडर आता है ना। अब यहाँ पर जो आपके लीडर्स हैं, डीके सिंह जी हैं और जो आपके सीनियर लीडर्स हैं, उनको धन्यवाद दीजिए। हर महीने कोई ना कोई लीडर आता है, आपको जगाने का प्रयास करता है, तो कोई ना कोई आता रहेगा। कितनी मीटिंग में आप बैठ चुके होंगे और आगे भी बैठेंगे, लेकिन जिंदगी नहीं बदलेगी, अब तक नहीं बदली और आगे भी नहीं बदलेगी तब तक जब तक कि आप खुद का कोई डिसीजन ना ले लें। मेरे बातों से, मेरे मोटिवेशन से जिंदगी नहीं बदलेगी, जिंदगी बदलेगी आपके खुद के निर्णय से, डिसीजन से। तो आज यहाँ से, इस हॉल से एक डिसीजन लेकर जाना कि जिंदगी में करना क्या चाहते हो। तो आखिरी की 3 कहानियां जो आपको डिसीजन लेने में मदद कर सके। तो 3 छोटी छोटी कहानियां ध्यान से सुनना। मेरी अब तक की बात आपने कितने ध्यान से सुनी, नहीं सुनी कोई बात नहीं, इस बात को ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। इस 3 कहानी को बड़े ध्यान से सुनना। क्या पता आज कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी का एक सही फैसला लेकर जा सके। एक लड़का जिसके पिताजी का देहांत हो गया, नौकरी की तलाश में वो शहर गया। माँ को बोला, माँ आप भी चलो। माँ ने कहा कि नहीं, गांव का पुश्तैनी घर छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी। तो लड़का अकेला गया, माँ को पैसा भेजता रहा। 5 साल तक आ नहीं पाया। 5 साल के बाद किसी तरह छुट्टी मिली, गांव आया, बहुत एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड, क्योंकि माँ से बहुत प्यार करता था। माँ को सामने बिठाया और बैठा माँ के पास, और माँ को आधा घंटे तक बताता रहा, माँ तुझे मालूम है ऐसा हुआ, माँ देख ऐसा हुआ, माँ फिर उसके बाद ऐसा हुआ, अरे माँ तेरे को क्या मालूम है ऐसा हुआ। एक्साइटमेंट के साथ, क्योंकि माँ से 5 साल बाद मिला, पूरे एक्साइटमेंट के साथ बात करता रहा, बताता रहा, बोलता रहा। आधे घंटे तक माँ एक तक उसको देखती रही, मुस्कुराती रही, देखती रही, मुस्कुराती रही। आधे घंटे बाद वो पास आया, बोला, माँ तू भी कुछ बोलना, तू क्यों नहीं बोल रही है, तू भी कुछ बोलना। तो माँ ने उसको गले से लगा लिया। माँ की आंखों में आंसू आ गए, माँ रोने लगी, और माँ ने रोते हुए कहा कि बेटा नहीं मालूम कि तू क्या बोल रहा है, मुझे माफ कर दे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं बहरी हो गई हूँ, मुझे सुनाई नहीं देता। लेकिन बेटा मुझे खुशी इस बात की है, और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैंने मरने से पहले तुझे एक बार देख लिया। क्या चाहती है माँ, क्या चाहती है माँ। आपकी माँ ने कितनी तकलीफें सहकर आपको पाला होगा, क्या कभी एहसास किया आपने? बैठकर सोचा, 9 महीने का गर्भ जब एक महिला के साथ होता है तो कितनी सारी तकलीफें जुड़ जाती हैं, रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, प्रतिबंध लग जाते हैं, जिंदगी लिमिट हो जाती है। 9 महीना छोटा मोटा अरसा नहीं है, 9 महीना वो एक बच्चे को अपने गर्भ में लेकर भूखती है। और कहते हैं प्रसव के समय इतनी पीड़ा होती है कि वो पुरुष कभी वो पीड़ा को सह नहीं सकता। 14 डेसिबल का दर्द उस माँ को बच्चे के जन्म के समय होता है, जबकि पुरुषों के मामले में 9 डेसिबल से ज्यादा दर्द हम सह नहीं सकते। लेकिन एक माँ बच्चे को जन्म देने के लिए 14 डेसिबल का दर्द सहती है, और इसीलिए शायद दुनिया का सबसे पवित्र शब्द है माँ। न जाने कितनी रात वो गीले में सोई होगी और हमको सूखे में सुलाया होगा। न जाने कितनी बार अपने मुंह का निवाला निकालकर हम लोगों को खिलाया होगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उस मां के लिए आपने अब तक क्या किया है? यहां से घर जाना,
एक डायरी लेना, एक तरफ लिखना माँ ने मेरे लिए क्या क्या किया, एक तरफ लिखना मैंने अपनी माँ के लिए क्या क्या किया। अगर आपका पलड़ा कमजोर पड़ जाए, आज एक डिसीजन लेके जाना, आज से हम आपके साथ है, आपके अप्लाइंस आपके साथ है। मैंने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी आपका सपना क्या है? मैं लिखूंगा कागज पे, मैं पूरा करूंगा। कितने लोगों ने पूछा अपनी मम्मी से, वो लिखा है, कागज पे लिखा है और घर की दीवार पे टंगाया है। मैंने पूछा अपनी मम्मी से, मम्मी आपका सपना क्या है? मैं पूरा करूंगा। मम्मी ने कहा नहीं मैं खुश हूं यार, मैं खुश हूं, कोई बात नहीं, मैं खुश हूं। माँ बताती कहाँ है? माँ को हमारी खुशी में माँ की खुशी होती है, माँ बोलती कहाँ है? मम्मी ने कहा मैं खुश हूं। मैंने कहा नहीं मम्मी बताओ, मैं वास्तव कर रहा हूँ, जो अब तक नहीं हो पाया वो अब होगा। माँ मुझे कारण चाहिए आगे बढ़ने का, मुझे बताओ आपका सपना क्या है? तो मम्मी ने बोला बस ऐसे ही बचपन से मैं फिल्मों में देखती थी कि हीरो हीरोइन कश्मीर जाते हैं, तो कश्मीर घूमने का मेरा मन है। लेकिन वहाँ मायके में नहीं घूम पाई, कभी पैसा नहीं था, ससुराल आई, यहाँ भी वो स्थिति हो गई। बस ठीक है, लेकिन खुश हूँ, कोई बात नहीं, कुछ जाना जरूरी नहीं है। ये मेरे बिजनेस के शुरुआती दौर की बात है। मैंने लिखा मम्मी को कश्मीर लेकर जाना है। 2010 में जब मैं अपनी मम्मी को और अपनी मैडम को दोनों को एक साथ कश्मीर लेकर गया और एयरपोर्ट पर हम उतरे, तो 4 कार और 11 लोग हमको रिसीव करने के लिए आए, हाथ में बुके मालाएं। एयरपोर्ट में इतनी जबरदस्त जय आरसीएम की गूंज और इस तरीके से स्वागत कि सब लोग देखने लगे कि ये कौन आ गया, ये कौन वीआईपी आ गया, ये कैसा स्वागत कश्मीर में ये स्वागत, अनजान जगह में ये स्वागत। मम्मी की आंखों में आंसू आ गए। मम्मी ने बोला बेटा आज मुझे मालूम पड़ रहा है आरसीएम क्या चीज है, क्या है ये बिजनेस, क्या है ये बिजनेस। दाल आटा चावल का बिजनेस है, ये न्यूट्रिशन प्रोडक्ट का बिजनेस है, ये हल्दी मिर्ची का बिजनेस है। ये बिजनेस आपकी मां की आंखों में खुशी के आंसू दे सकता है। एक पत्नी अपने पति से बहुत प्यार करती थी, पति भी करता ही होगा शायद, लेकिन पत्नी को लगा कि चेक कर ले, पति को लगा चेक कर ले, तो उसने एक कागज लिखा, कागज में लिखा कि मैं तुमको छोड़कर जा रही हूं, तुम आजाद हो, अब जो करना है वो कर। लेटर लिखा, पलंग के पर रखा, नीचे छुप गई। उसको लगा पति आएगा, लेटर पढ़ेगा, रोने लगेगा, तो मैं बाहर निकलूंगी, गले से लगा दूंगी कि मैं कहीं नहीं गई, मैं यही हूं। पति आया, लेटर उठाया, पढ़ा, डांस करने लगा, मजा आ गया, मैं आजाद हूं, सीटी बजाने लगा, फोन लगाया, तैयार होके आ जाओ घूमने चलेंगे, आज से मैं आजाद हूं। पत्नी को काटो तो खून नहीं, बोले ये क्या हो गया, इससे तो पहले ही ठीक था, अंधेरे में थी मगर घर तो बचा हुआ था। तो पति तैयार हुआ, गुनगुनाते हुए कागज पे भी लिखा रखा और सीटी बजाते हुए चला गया। पत्नी रोते हुए बाहर निकली, बोली घर बर्बाद हो गया, घर टूट गया, ये क्या हो गया। फिर याद आया कि पति कुछ लिख कर गया है, तो देखा एक कागज पड़ा है, उठा करके देखा तो उसमें लिखा था सामने वाली दुकान में जा रहा हूं बिस्कुट लेने, चाय बना के रखना, पगली तेरे पैर नजर आ गए थे। तो ये जो रिश्ता है ना पति पत्नी का, लड़ना भी तुमसे है, झगड़ना भी तुमसे है, मगर जिंदगी की हर खुशी भी तुमसे है। ये वो रिश्ता है, वो तो जन्म जन्म का साथ है। तो ये वो रिश्ता है। एक पत्नी पति से जब शादी करके आती है, घर आती है, अपना घर छोड़कर पति के घर को अपना घर बनाती है, या सुनो, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर पति के रिश्तेदारों को अपना रिश्तेदार मानती है, या सुनो, अपने माँ बाप को छोड़कर पति के माँ बाप को अपना माँ बाप मानती है, या सुनो, पति को अपना सब कुछ मानती है। एक उम्मीद लेकर आती है कि पति मेरे सारे सपनों को पूरा करे। किस चीज की कमी थी? खाने पीने के लिए पर्याप्त था, भोजन पर्याप्त था, कपड़े पर्याप्त थे, सब कुछ ठीक था। कमी क्या थी? कुछ नहीं, बस एक उम्मीद थी, एक विश्वास था कि जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा, मेरे पति मेरे सपनों को पूरा। मेरा सवाल है सारे पतियों से, क्या वो सपना आपने पूरा कर दिया? जवाब पत्नियां दे रही। मेरा है दूसरा सवाल है, करना चाहते हैं? मेरा एक मानना है, विश्वास है, अपनी पत्नी की नजरों में अगर आप हीरो बन गए तो जमाने के हीरो अपने आप बन जाएंगे।
तो चाहते हैं आप पत्नी के वो सारे अरमान पूरे हों जो सोच कर जो लेकर वो आपके साथ आई थी। यस आज एक डिसीजन लीजिए, आरसेम आपके साथ है, ये अप्लायंस आपके साथ है। एक लड़का अपने पिता से उसने कहा कि पिताजी मुझे बाइक चाहिए। पिता ने कहा बेटा हम गरीब हैं, थोड़ा टाइम दे देते, थोड़ा टाइम दे। शाम तक बच्चा नाराज होकर घर छोड़कर बिना बताए निकल गया। क्या करेंगे इतना पैसा, छाती पे लेकर ऊपर जाएंगे। मुझे कहते हैं कि हम गरीब हैं, अरे इतना पैसा है, झूठ बोलते हैं, फालतू बात करते हैं। वो घर छोड़ के चला गया। अभी कुछ दूर गया होगा कि अचानक उसके पैर में कुछ चुभा। वो नीचे झुक कर देखता है तो गलती से वो पिताजी का जूता पहनाया। तो जूता खोला तो देखा उसमें कील निकली हुई है। वो कील उसके पैर में चुभी, खून निकला, इसलिए दर्द हुआ। उसको लगा पिताजी का जूता है ठीक है, लेकिन उसमें कील निकली हुई है। कील, अच्छा। कुछ दूर और आगे गया तो देखा कि नीचे से मोजा गीला हो गया। नीचे झुककर देखा तो देखा कि तलहटी में छेद है। उसने सोचा पिताजी के जूते की तली में छेद। उसको याद आया कि आज से 15 दिन पहले मम्मी ने पिताजी से कहा था, क्या प्रॉब्लम हो रही है कोई म्यूजिक वाला नहीं है? आप क्या दिक्कत क्या आ रही है? भाई दूसरा है, दूसरा है। ये शायद बैटरी कुछ कम हो रहा है क्या? एक है तो दे दे, नहीं तो 2 मिनट की तो बातचीत बाकी है। वहाँ मोबाइल चला रहे थे सर, इसलिए वाइब्रेशन आ होगा। अच्छा मोबाइल बंद कर दो सर, ठीक है रहने, मोबाइल कोई मत चलाइए। सो उसको याद आया कि 15 दिन पहले मम्मी ने पूछा था पिताजी से कि अपने लिए जूता खरीद लो। तो उस पिता ने कहा था कि जूता तो नया ही है पगली, अभी 6 महीना और चलेगा, तो ये नया जूता। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी समझ में आ गया कि इसका मतलब है कि वाकई में पिताजी के पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, और उसने कभी भी हमारी जरूरतों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, अपनी जरूरतों के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। खुद फटा जूता पहनकर घूमते रहे और हमारे लिए अच्छे से अच्छा जूता खरीद कर लाए। फिर अचानक उसको याद आया कि घर से आते आते वो पिताजी की डायरी उठा लाया है, क्योंकि पिताजी वो डायरी किसी को देखने नहीं देते थे। तो उसको लगा कि शायद इसमें पैसों का हिसाब किताब लिखा होगा, ये सोच के ले आया था कि बैठकर पढ़ेंगे। तो डायरी को खोला, डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था कि बच्चे के लैपटॉप के लिए इतना रुपए उधार, बच्चे के स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस के लिए इतना रुपए उधार, परिवार की जरूरत के लिए इतना रुपए उधार। तो उसको याद आया कि इसका मतलब है पिताजी ने मेरी हर जरूरत को पूरा किया, भले ही उधार लेना पड़ा। उन्होंने मुझे कभी ये नहीं बोला कि मैं ये नहीं ला सकता, सिर्फ ये बोला कि मैं गरीब हूं, थोड़ा टाइम दे। आज भी मैंने बाइक मांगी तो ये नहीं बोला मैं नहीं दिलाऊंगा, ये बोला कि बेटा थोड़ा टाइम दे, क्योंकि मैं गरीब हूं और मैं उनको गलत समझता था। उन्होंने अपनी हर जरूरत को किनारे रखकर मेरी हर जरूरत को पूरा किया। मैं उस पिता को गलत समझता था। उससे फिर पन्ना पलटा, अगले पन्ने पर लिखा था मेरे परिवार के सपने। तो उसमें लिखा था बच्चे के लिए ये करना है, पत्नी के लिए ये करना है, घर के लिए ये करना है, घर ऐसा बनाना है। अगला पन्ना पलटा तो अगले पन्ने पर लिखा था मेरे खुद के सपने, पिताजी के सपने। बता सकते हैं कि क्या सपना लिखा होगा? पिताजी का पहला सपना क्या रहा होगा? जानना चाहेंगे क्या सपना था उस पिता का? यस जो अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए सब कुछ कर रहा था। कौन सा सपना था जो वो अपने खुद के लिए देखता था? वो पहला सपना लिखा था और एकमात्र सपना लिखा था कि बचपन से मेरा सपना है अच्छे जूते पहनना, अच्छे जूते पहनना। एक सपना था, सिर्फ एक सपना, वो भी पूरा नहीं किया बच्चों की जरूरतें पूरी करने के चक्कर में। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसको लगा मैं किस पिता को गलत समझ रहा था, बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से, मुझे घर वापस जाना है, मुझे पिता से माफी मांगनी है। वो भागा भागा घर आया, देखा पिताजी घर पे नहीं है। उसने माँ से पूछा माँ कहाँ है? माँ ने कहा मालूम नहीं। अचानक डायरी का एक और पन्ना पलटा तो उस पन्ने पे लिखा था आज की तारीख डालकर बच्चे की बाइक के लिए 70,000 रुपए उधार। उसको समझ में आ गया पिताजी कहाँ हैं। भागा भागा बाइक के शोरूम में गया, देखा पिताजी बाइक पसंद कर रहे हैं। जाके पिताजी के पैरों में गिर गया और पिताजी से कहा कि पिताजी मुझे बाइक नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए बाइक।
मैं कसम खाता हूं आज कि आज के बाद मैं बाइक तभी लूंगा जब मैं खुद कमाना सीख जाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए बाइक। आप उधार ले लेकर हमारी हर जरूरत को पूरा करते रहें, मुझे नहीं चाहिए। आप खुद जलते रहें और हमें रोशनी देते रहें, मुझे नहीं चाहिए। पिताजी ये 70,000 रुपये वापस कर दीजिए, 68 वापस कीजिए, 2,000 लेकर मेरे साथ चलिए। आपके लिए जूते लाना जरूरी है। फ्रेंड्स, हमारे पिता ने भी न जाने कितनी तकलीफें हमारे लिए सही होगी, न जाने कितनी कुर्बानियां दी होंगी, न जाने कितने कष्ट सही होंगे। मेरा एक सवाल है आपसे, आप उस पिता के लिए क्या कर रहे हैं? अगर वो पिता जिंदा है तो आप सौभाग्यशाली हैं, और अगर वो जिंदा नहीं है तो उन लोगों की मदद कीजिए जिनके माता पिता जिंदा हैं। अगर उनके सपने पूरे होंगे तो आपके माता पिता की आत्मा को शांति मिल सकती है। और अगर वो जिंदा हैं तो पूजा पाठ करें न करें मर्जी है आपकी, लेकिन उस माता पिता के सपनों को जरूर पूरा कीजिए। उनकी बची हुई जिंदगी में जो भी उनकी जरूरतें हैं उसको जरूर पूरा कीजिए। और अगर चाहते हैं एक डिसीजन लेके जाइए कि मैं अपनी गरीबी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करूंगा। एक डिसीजन लेके जाइए कि मैं अपने माता पिता को जिंदगी की हर खुशी ला कर दूंगा। डिसीजन लीजिए। आज से हम आपके साथ है, ये सारे लीडर्स आपके साथ हैं। मुझे सुना दिल से, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डीके सिंह जी को शुक्रिया, आप सभी लोगों को शुक्रिया कि आपने मुझे सुना। आप कामयाब हो, कुछ ऐसा करें जो लोगों के लिए मिसाल बने। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। एक बार कर दीजिए जोरदार ताली, उधर जोरदार ताली। थैंक यू सर ने पूरी ताकत लगाया, पूरी आत्मा से हमको आपको पूरा ज्ञान देने की कोशिश